अच्छा, आपके पास 22 मई जून का है पेपर 2, वेरिएंट 1। और फर्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि जर्नल फिजिक्स के सेक्शन से ही होगा। और इसमें आपके पास पेपर तो वैसे देखा ही होगा आपने कभी ना कभी ओपन करके क्वेश्चंस के लिए, तो आइडिया होगा क्वेश्चन का। अच्छा सिंपल, इसमें आपके पास एक एक्स वाई रॉड है और उसके साथ एक और रॉड है जिसको कोई मार्किंग नहीं की हुई, रबर बैंड उसके साथ अटैच है। और दो डायग्राम्स दिए हैं और ऊपर की स्टेटमेंट में यही सब मेंशन है। अब सबसे पहले आपने बताना है स्टेट टू वेज इन विच द डायमेंशन ऑफ द रबर बैंड चेंज एज द मास इज एडेड टू सेक्शन एक्स वाई। अच्छा, सेक्शन एक्स वाई यहाँ पर आपके पास मेंशन है। ठीक है, जो नीचे वाली हमारी रॉड का पूरा सेक्शन है वो एक्स वाई है। और आपने बताना है कि अगर हम रबर बैंड की डायमेंशन जो भी उसमें चेंज आ रहा है, अगर उसमें दो आपने चेंजेस लिखनी हो तो वो दो चेंजेस आप क्या मेंशन करोगे? एक तो डायग्राम में भी क्लियर आपको दिख ही रहा होगा, बल्कि दोनों ही दिख रहे हैं क्लियर। अगर हम कॉन्सेप्चुअल नहीं भी सोचें, विजुअली भी देखें, तो आपको दोनों आंसर्स मिल जाएंगे। पहला चेंज क्या आएगा? रबर बैंड है तो रबर बैंड में पहला चेंज क्या आ सकता है? सर नीचे प्लेट डालें तो रबर बैंड स्ट्रेच हो गया ना। स्ट्रेच होगा, लेंथ इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक चेंज आपके पास ये आएगा कि उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी या वो सिंपल स्ट्रेच हो जाएगा। और दूसरा चेंज, ये तो एक हो गया। अच्छा, क्योंकि आप उसे स्ट्रेच कर रहे हो तो स्ट्रेच करने में होगा ये कि उसकी थिकनेस जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, यानी उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज होगा। ठीक है, यहाँ पर आप इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया देखो और यहाँ पे आप क्रॉस सेक्शनल एरिया देखो, तो दोनों में क्रॉस सेक्शनल एरिया भी आपको डिफरेंट मिल रहा है। बिल्कुल विड्थ डिक्रीज हो जाएगी। अच्छा, अपने रिस्पॉन्सेज लाजमी आप देना, ठीक है, भले आप चैट में दो, ऑडियो में दो, वो आपकी चॉइस है। तो एक रिस्पॉन्स, विड्थ डिक्रीज हो जाएगी या क्रॉस सेक्शनल एरिया? क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज होगा। तो ये हो गए दो फैक्टर्स। और उसके बाद स्टेट द फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन दी स्ट्रेच्ड रबर बैंड। सिंपल कॉन्सेप्ट है, कौन सी एनर्जी स्टोर होगी? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। और पोटेंशियल एनर्जी आप उसे लिखो, इलास्टिक पोटेंशियल लिखो, किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो। तो यहाँ पर आपके पास इलास्टिक या पोटेंशियल एनर्जी। और पार्ट बी में आपने मेंशन करना है स्टेट प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। अच्छा सिंपल, आपने जो है वो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट लिखना है। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट था कि रोटेशन से रिलेटेड क्लॉकवाइज रोटेशन इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। और अगर आप सिंपल रोटेशन के लिए लिख रहे हो तो दूसरे वर्ड्स में आप इस तरह से लिख सकते हो कि सम ऑफ जितने भी मोमेंट सेक कर रहे होंगे उन सबका रिजल्टेंट जो है वो जीरो होगा। और दूसरे वर्ड में अगर आप डिटेल करके लिखना चाहते हो तो सम ऑफ क्लॉकवाइज रोटेशन इज इक्वल्स टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। दोनों तरह से आप उसको मेंशन कर सकते हो। और एक कंडीशन ये कि बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में होनी चाहिए, मतलब उसमें कोई मूवमेंट ना हो रही हो। जिस तरह सीसॉ की भी अगर एग्जांपल है, तो जब आप उस पर प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट एक्सप्लेन करते हो तो उसमें ऑब्जेक्ट आपके पास इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। इक्विलिब्रियम स्टेट, क्योंकि अगर कंटिन्यूअस मोशन में होगी बॉडी तो तब कैलकुलेशन करना पॉसिबल नहीं है।
ठीक है, यहाँ तक तो बेसिक थियोरेटिकल ही था, कुछ भी कैलकुलेशन नहीं पूछी। और पार्ट टू, एक्सप्लेन व्हाई द फोर्स दैट द रबर बैंड exerts ऑन सेक्शन एक्स वाई इज लार्जर देन द वेट ऑफ द मास। अच्छा, पहले क्वेश्चन देख लेना, फिर डायग्राम देख लेंगे। क्वेश्चन में बस ये पूछा है कि यहाँ पर अब जो फोर्स अप्लाई हो रही है, स्पेसिफिक रबर बैंड की बात कर रहे हैं, कि जो रबर बैंड पे अब फोर्स अप्लाई कर रहे हैं सेक्शन एक्स वाई, जो अभी हमने ऊपर देखा था, तो वो आपके पास वेट से ग्रेटर क्यों है। अब डायग्राम देख लो एक बार फिर से। रबर बैंड जो है वो इस पॉइंट पे अटैच है, और अब आपको पता है जब हम मोमेंट फाइंड आउट करते हैं तो उसमें दो क्वांटिटीज होती हैं, एफ इंटू डी। यानी डी मोमेंट आर्म को रिप्रेजेंट करता है, एफ जो है वो फोर्स। तो क्वेश्चन ये है कि जो फोर्स अप्लाई होगी यहाँ पर रबर बैंड पर, और जो फोर्स अप्लाई इस मास की वजह से हो रही है सेक्शन एक्स वाई पर, तो मास की जो फोर्स की वैल्यू है वो ग्रेटर क्यों है रबर बैंड से, या रबर बैंड की जो वैल्यू है वो लेस क्यों है उस वेट से। ये रीजन बताना है आपने। और उसकी मार्किंग जो है वो एक मार्क की है, एक ही रीजन देना, सिंपल, तो कुछ ज्यादा डिटेल भी नहीं बतानी है आपने। Sir, because distance of rubber band is like there it is smaller than the distance of the mass. ठीक है, तो आपके पास क्योंकि फॉर्मूला में दूसरा फैक्टर, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट में आपके पास मोमेंट आर्म का फैक्टर है, तो इसका मोमेंट आर्म अगर आप मेजर करो विद रिस्पेक्ट टू इस मास के मोमेंट आर्म के, तो वो बहुत शॉर्ट है। तो स्पैनर और ये सारी एग्जांपल्स हैं कि जितना शॉर्ट हम मोमेंट आर्म यूज करते हैं, तो उतना मैक्सिमम हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ती है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो मोमेंट आर्म है आपके पास रबर बैंड का, वो शॉर्ट है उस मास से। या आपने जिस तरह बताया कि डिस्टेंस भी लिख सकते हो कि डिस्टेंस ऑफ रबर बैंड टू द पाइवट वो स्मॉल है, वरना आप मोमेंट आर्म के उससे रेफरेंस से भी लिख सकते हो। दोनों चीजें एक्सेप्टेबल हैं। मोमेंट आर्म ऑफ रबर बैंड इज स्मॉलर देन द मोमेंट आर्म ऑफ द मास। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया ये रीजन। और थर्ड पार्ट, the mass suspended from section XY in figure 1.2 has a weight of 4.0 Newton force. Calculate the force that rubber band exerts on section XY. अब रबर बैंड कितनी फोर्स अप्लाई कर रहा है, अब हमें ये फाइंड आउट करना है। और जो वेट है उसकी वैल्यू आपके पास 4 न्यूटन गिवन है। तो दोबारा से डायग्राम अगर आप देखो तो ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई 4 न्यूटन। तो ये जो मास इस पे वैल्यू अप्लाई कर रहा है फोर्स की, वो 4 न्यूटन है। और रबर बैंड जितनी फोर्स अप्लाई करेगा, तो वो आपने फाइंड आउट करनी है। क्योंकि अगर आप इसकी फर्स्ट ओरिएंटेशन देखो डायग्राम की, तो एक्स वाई को हमने मास अटैच करके स्ट्रेच करके नीचे लेकर आए, तो रबर बैंड जो फोर्स अप्लाई करेगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में कर रहा है। तो यहाँ पर अब आपके पास प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट यूज होगा। अच्छा, नॉर्मली ये होता है कि क्वेश्चन जब आपके पास एक ही सीक्वेंस चल रहा हो, तो उसमें जो प्रीवियस पार्ट में पूछा होता है उससे रिलेटेड ही कोई ना कोई फॉर्मूला यूज हो रहा होता है, तो वो एक आपके पास हिंट होती है एक तरह से। तो इसका मतलब ये कि यहाँ पर उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट पूछा, और क्वेश्चन भी सिंपल ये मोमेंट का। तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट यूज करना है। और प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट यूज किस तरह से करोगे, सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि जो वेट यहाँ पर हैंग किया है उसकी रोटेशन क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज। कहाँ पे रोटेट कर सकता है वो। अब क्योंकि वो राइट हैंड साइड पर है, और पाइवेट बिल्कुल लेफ्ट पर है जहाँ पर एक्स लिखा है, मेंशन भी है आपके पास।
ठीक है। अच्छा देखो, आपके पास यहाँ पर जो रोटेशन होगी, क्योंकि वेट यहाँ पर हैंग किया है डाउनवर्ड, वेट हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है, तो ये बॉडी को रोटेट करवा सकता है इस डायरेक्शन में, यानी क्लॉकवाइज। तो एक रोटेशन क्लॉकवाइज है। और लेट सपोज अगर ये मास यहाँ से अचानक हम रिमूव कर दें, ये मास यहाँ से अचानक गायब हो जाए, तो होगा क्या? ये स्टिक आपके पास वापस उस पोजीशन में जाएगी जहां पर ये पहले थी। तो इसका मतलब ये कि रबर बैंड की फोर्स की वजह से जो इसकी रोटेशन होगी वो ऑपोजिट होगी। ये इसे वापस उस पोजीशन में लेकर जाएगा जहां पर वो इनिशियली था। तो दोनों की रोटेशन जो है वो काउंटर है बिल्कुल। तो ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है वेट की वजह से, और जो रबर बैंड है वो इसे एंटी क्लॉकवाइज लेकर जाना चाह रहा है। अब दोनों फोर्सेस ऑपोजिट है, दोनों मोमेंट ऑपोजिट है। इसकी वजह से जो ये स्टिक है आपके पास, ये इक्विलिब्रियम में, ना ये क्लॉकवाइज जा रही है ना एंटी क्लॉकवाइज। अब इनकी मार्किंग कर लेते हैं। आपके पास जो वेट है, वेट के लिए आपके पास वैल्यू आ गई न्यूटन में, और इसका मोमेंट आर्म कितना होगा? जल्दी से बताओ, मोमेंट आर्म कितना होगा यहाँ पर? सर 16। अच्छा, एक आंसर आया 18, बिल्कुल ठीक है, और एक आंसर आया 16। अच्छा अब देखो हाँ 16 प्रॉब्लम क्या है सर, कि, मुझे लगा वो पिवट है, मुझे लगा सर वो हाँ पिवट है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा शायद पहले से मार्किंग की वजह से कंफ्यूजन हो, ये सब हटा देते हैं। ठीक है, तो पाइवेट आपके पास इस पॉइंट पर है फिक्स, तो 16 + 2 18 है, कॉन्सेप्ट सबको पता ही है। तो ये 18 सेंटीमीटर है। और रबर बैंड के लिए आपके पास कितना डिस्टेंस आप यूज करोगे, वो भी क्लियर है। रबर बैंड यहाँ फिक्स है, तो इसकी लेंथ तो सिंपल शॉर्ट सी लेंथ है 2 सेंटीमीटर। तो सिंपल बस इसको कैलकुलेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो कैलकुलेशन आपके पास, अच्छा सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ ताकि बाद में अगर आप चेक करो तो आपको याद रहे कि ये रोटेशन किसकी लिखी थी और वैल्यूज कहाँ से आई थी। तो जो मास अटैच था, मास की जो वैल्यूज थी, 4 न्यूटन उसका जो फोर्स अप्लाई हो रही थी वो, और 18 उसका मोमेंट आर्म था। और जो रबर बैंड की वजह से फोर्स अप्लाई हो रही है वो तो हम फाइंड आउट कर रहे हैं, इसका मोमेंट आर्म 2 था। तो यहाँ पर आप सिंपल कैलकुलेशन कर लोगे, तो फोर्स का आंसर होगा 36, और ऐसा यूनिट फोर्स का न्यूटन, तो ये 36 न्यूटन आ गया। ठीक है। ठीक है, और फाइनल पार्ट, ठीक है अब तक इजी था, कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं था। एक्सप्लेन हाउ योर आंसर टू बी पार्ट 3 इज डिफरेंट इफ द वेट ऑफ द सेक्शन एक्स वाई इज नॉट नेग्लिजिबल। अच्छा अब आपने बताना है, अभी हमारे पास आंसर आया रबर बैंड की जो फोर्स है वो 36 है। अब वो कह रहे हैं कि एक्सप्लेन योर आंसर, जो अभी हमने फाइंड आउट किया वो डिफरेंट। हम्म। ठीक है। अच्छा वो आंसर में क्या डिफरेंट होगा अगर जो वेट है आपके पास सेक्शन एक्स वाई का वो नेग्लेजिबल ना हो? क्योंकि अभी वाला तक, हम्म, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो ये एक्स वाई था, एक्स वाई का हमने यहाँ पर वेट अभी ऐड ही नहीं किया, बस जो मास अटैच किया था बस उसका वेट हम कंसिडर कर रहे थे। तो अगर हम इस स्टिक यानी ये जो एक्स वाई हमारे पास सेक्शन है, हम इसका भी मास इंक्लूड कर लें, तो इसका मास इंक्लूड करने का मतलब ये कि फिर रबर बैंड को थोड़ी सी फोर्स और लगानी पड़ेगी उसे होल्ड करने के लिए। ऐसा ही है, क्योंकि वो भी आपके पास क्लॉकवाइज के साथ ऐड होगा, क्योंकि स्टिक का अगर वेट हम ऐड कर देते हैं, जो कि अभी नहीं है क्वेश्चन में, अगर इसका भी वेट ऐड हो जाए तो एक और रोटेशन ऐड हो जाएगी आपके पास क्लॉकवाइज में। ठीक है, तो इसका मतलब है जो एंटी क्लॉकवाइज एक्ट कर रहा है उसको अब थोड़ा सा फोर्स और बढ़ानी पड़ेगी। क्लियर है? तो इसका मतलब ये कि आपके फाइनल आंसर की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी, फोर्स विल बी ग्रेटर, जो 36 न्यूटन हमने फाइंड आउट किया है इससे ग्रेटर होगी। और उसका रीजन ये है, जो वेट होगा आपके पास उस स्टिक का
weight of section XY क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक है, वो क्लॉकवाइज रोटेशन को सपोर्ट करेगा, जिसकी वजह से हमारे पास जो अप्लाइड फोर्स होगी रबर बैंड की उसको इंक्रीज करना होगा। ठीक है, ये क्लॉकवाइज रोटेशन लिखा है शॉर्ट में क्योंकि एक्सप्लेनेशन है भी साथ में, तो इसलिए थोड़ा शॉर्ट लिख रहा हूँ, टाइम थोड़ा सेव हो जाएगा। बाकी आपने कंप्लीट ही लिखना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन? ओके, सेकंड आपके पास जो है वो विंडमिल की एग्जांपल है, और विंडमिल में आपके पास द विंड ब्लोज डायरेक्टली टुवर्ड्स द टरबाइन विद अ स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। स्पीड गिवन है यहाँ पर, और इन 1 सेकेंड 60,000 kg ऑफ एयर passes थ्रू द सर्कुलर एरिया swept आउट बाय द ब्लेड, और मास गिवन है। काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv²। हाफ एम वी स्क्वायर, सिंपल फॉर्मूला है। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन करनी है आपने, 3 मार्क्स फ्री में दे रहे हैं, पता नहीं क्यों। तो खैर, हाफ एम वी स्क्वायर से आप कैलकुलेट कर लोगे, कैलकुलेशन इसी तरह होगी, और कोई इसमें ऐसा हिडन वैल्यू नहीं है कि मतलब जिसकी वजह से इसमें आंसर में चेंज आए। तो हाफ एम वी स्क्वायर से इसको आप कैलकुलेट कर लोगे, और वैल्यूज भी सिंपल दी हैं, कोई ऐसा यूनिट का कन्वर्जन नहीं है। मास 60,000 है, स्पीड 12 है, तो कैलकुलेशन करने के बाद ये हाफ है, ये 0.5 हो जाएगा। मास की जगह पर आप 60,000 लिखोगे, और वेलोसिटी की जगह पर 12 का स्क्वायर। तो कुछ ये वाली वैल्यू आएगी आपके पास, और आप चाहो इसको एक्सपोनेंट में भी लिख सकते हो, 4.3, और बाकी सारी वैल्यू एक्सपोनेंट में शिफ्ट कर दो। मेगा भी लिख सकते हैं हम इसको, एक्सपोनेंट 6 है। खैर वो उन्होंने कहा नहीं है, तो इतना ज़्यादा डिटेल में भी करने की ज़रूरत भी नहीं है। अच्छा, उसके बाद ये है कि विंड टर्बाइन रिलीजेस नो कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर व्हाइल जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी कंपेयर विद अ कोल फायर पावर स्टेशन। दिस इज एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ विंड टर्बाइन। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं कर रहा विंडमिल, तो ये एक बड़ा एडवांटेज है। तो एटमॉस्फेयर जो है वो पॉल्यूटेड नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस क्योंकि नहीं हो रही यहाँ पर। और अगर हम इसको कोल फायर स्टेशन से कंपेयर करते हैं, तो फर्स्ट पार्ट में ये पूछा स्टेट वन रीजन व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करना क्यों जरूरी है? ग्रीन हाउस गैस लिख सकते हो, ठीक है। रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग, तो मल्टीपल आपके पास ऑप्शन है, आप इसमें जो है वो कोई भी एक फैक्टर लिख सकते हो टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस। और ठीक है, मल्टीपल आपके पास फैक्टर्स हैं, आप कोई भी यहाँ पर यूज कर सकते हो। और नेक्स्ट, सजेस्ट वन एडवांटेज ऑफ यूजिंग कोल फायर पावर स्टेशन कंपेयर्ड विद अ विंड टर्बाइन। अच्छा, अगर कोल फायर स्टेशन हम यूज कर रहे हैं तो उसका एडवांटेज क्या होगा एज कम्पेयर टू विंड मिल का जो पूरा सेटअप है? विंड टर्बाइन ऑक्युपाइज मोर स्पेस, ठीक है, विंड टर्बाइन बहुत सेटअप लेगी, उसके लिए स्पेस चाहिए, ओपन एरिया चाहिए, क्योंकि हमें वहां पे विंड चाहिए होगी उसको ब्लो करने के लिए। तो एक तो आपके पास ये प्रॉब्लम है कि आपको बहुत लार्ज एरिया चाहिए होगा इस पूरे सेटअप के लिए।
और एक प्रॉब्लम ये भी है कि आपके पास हमेशा एयर इस तरह से अवेलेबल नहीं होगी, सेम स्पीड से डिपेंड करता है। अगर आपके पास रेनी सीजन है तो डिफरेंट प्रोसेस है। और कोल फायर स्टेशन से हम जब चाहें जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो विंड मिल को लार्जर एरिया चाहिए, कोल स्टेशन में लेस चाहिए। ठीक है। और कोल स्टेशन जो है वो एयर पे रिलायबल नहीं होगा। और भी मल्टीपल फैक्टर हैं कि नॉर्मली जो आपके पास बर्ड्स वगैरह और डिफरेंट जो भी बर्ड्स होंगी वहां से फ्लाई कर रही होंगी उनके लिए भी इजी हो जाएगा, क्योंकि वहां पे विंड मिल्स नहीं लगे हुए। उसके बाद कोल फायर पावर स्टेशन रिलीजेस 0.96 kg ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड व्हेन इट जनरेट्स 1 किलोवाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, डिफाइन द किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर को एक्सप्लेन करना है। अच्छा, वॉट जो है वो हमारे पास पावर का ऐसा यूनिट है। किलो मीन्स 1000, तो प्रीफिक्स के तौर पे यूज हो रहा है। और 1 आवर का मतलब आपको पता है कि टाइम। तो इसका मतलब ये है कि सिंपल अगर आपने इसको डिफाइन करना हो 1 किलोवाट आवर, तो वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो आप 1 आवर में यूज करते हो, 1000 वॉट जनरेटेड पर आवर, बिल्कुल। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, उसकी नाम में ही सारी डेफिनेशन आपके पास है। सिंपल आप लिख सकते हो कि अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। और सिंपल अगर हम एनर्जी की बात करें, तो 1 आवर में हम जितनी एनर्जी यूज कर रहे हैं वो हमारे पास किलोवाट आवर को रिप्रेजेंट करेगा। और उसके बाद है कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड saved when the wind turbine has a power output of 2000 kilowatt and operates for 12 hour। अच्छा, अब हमने मास फाइंड आउट करना है। और जो पावर आउटपुट है वो 2000 किलोवाट का है। तो आपके पास पावर आउटपुट इस बार गिवन है, और उसको आप ऑपरेट कर रहे हो 12 आवर्स के लिए। और इनिशियली जो मास उन्होंने आपको दिया था वो 0.96 था। तो इनिशियली 0.96 kg जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की रिलीज हो रही थी, जब हम सिर्फ 1 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो यूज कर रहे थे। तो अगर हम 2000 किलोवाट हम यूज करते हैं तो फिर आपके पास कितना जनरेट होगा? कर रहा है कोई कैलकुलेट? अच्छा देखो, सिंपल है। इस तरह की कैलकुलेशन में ना कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला या कुछ ऐसा आपको यूज नहीं करना। आप जर्नल अपनी जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स यूज करो। देखो, उसमें लिखा था कि 1 किलोवाट आवर हम जब यूज कर रहे हैं तो उसका मतलब 1 घंटे में हम 1 किलोवाट यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप 12 आवर्स यूज कर रहे हो, तो 12 आवर्स में कितना यूज करोगे आप? 12 किलोवाट। अब यहाँ पर हमें 12 किलोवाट के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करना है। तो 1 घंटे में हमने मास जनरेट किया वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का 0.96। तो 12 घंटों में कितना होगा? तो 12 × 0.96, क्योंकि 1 घंटे में तो 0.96 ही होना है, तो 12 घंटे में मल्टीप्लाई बाय 0.96 प्लस। अब जो आउटपुट पावर है वो 2000 है, तो उस 2000 को भी आपने मल्टीप्लाई करना होगा। इसका आंसर आपके पास 11 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ठीक है, आपने बताया 11.52, बिल्कुल ठीक है। और ये आपके पास जो है वो 12 घंटों का जो है वो उसका मास आ जाएगा। और अब आपने इसको आउटपुट एनर्जी से मल्टीप्लाई करना है, जो कि 2000 है। तो फाइनल आंसर 23040।
और राउंड फिगर में अगर आप इसे लिखते हो तो 23,000 kg आपने जो है वो सेव किया है। बिल्कुल सही है, ठीक है। 23040। तो ये आपके पास इसकी सिंपल कैलकुलेशन हो गई। क्योंकि पहले पार्ट में उन्होंने आपको आउटपुट नहीं बताया था हम कितना यूज कर रहे हैं, सेकंड में आउटपुट बताया, तो आउटपुट को भी साथ लेकर चलना है। और विंड एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, स्टेट द नेम ऑफ वन अदर फॉर्म ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। बहुत सारी है, कोई भी लिख सकते हो। हाइड्रो इलेक्ट्रिक, बायोमास, वेव, सोलर, मल्टीपल आपके पास ऑप्शन है, आप कोई भी एक लिख दोगे यहाँ पर। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब सेकंड आपके पास थर्मल का है। ठीक है, दो क्वेश्चन आपके पास जर्नल फिजिक्स से थे, तो वरना वो अगर एक क्वेश्चन लेंदी होता है तो वो 15 मार्क का बनता है, क्योंकि पैटर्न डिफरेंट था लास्ट टाइम। तो 15 वाला जो है वो दूसरे सेक्शन में होता है। तो अब आपके पास सेकंड सेक्शन है थर्मल का, उसमें सबसे पहला जो है वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपने डिफाइन करना है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में आपके पास नॉर्मली ये होता है कि हम सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट करते हैं, लेकिन आपके पास टेम्परेचर चेंज नहीं होता। ठीक है। और क्योंकि कुछ ने अभी ये टॉपिक नया किया है बिल्कुल, तो उसमें कंफ्यूजन होगा, लेकिन कोई इशू नहीं है इसमें। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट हम वर्ड यूज तब कर रहे होते हैं फ्यूजन में कि एक इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि टेम्परेचर आपके पास कांस्टेंट हो, और फिर आप स्टेट की कोई भी चेंज की बात कर लो, तो फिर वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लेटेंट हीट ऑफ आपके पास एवोपरेशन होता है। फ्यूजन में नॉर्मली ये होता है कि हम सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट करते हैं। और अगर इसकी डेली लाइफ की एग्जांपल लो आप, तो बहुत सिंपल सी एग्जांपल है, आइस की एग्जांपल। तो मेल्टिंग ऑफ आइस एट रूम टेम्परेचर, अगर आप उस आइस क्यूब को लाकर टेबल पर रख दो रूम में, तो अब आप उसे कोई एक्सटर्नल हीट खुद से प्रोवाइड नहीं कर रहे, आपने उसे रूम टेम्परेचर पर लाकर रखा, रूम का टेम्परेचर अपनी जगह मेंटेन है, तो टेम्परेचर हो गया कांस्टेंट, जो कंडीशन थी वो सेटिस्फाई हो गई। और थोड़ी देर बाद वो मेल्ट हो रही है, तो उसका मेल्टिंग का जो प्रोसेस है वो सॉलिड टू लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, और एट कांस्टेंट प्रेशर। सो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर या विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, ये आपके पास जो है वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? तो यहाँ पर आपके नहीं पास सर। अमाउंट ऑफ हीट या थर्मल एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर। और उसके बाद ये है कि अ सैंपल ऑफ मेटल पी एट 100 डिग्री सेल्सियस इज हीटेड स्टेडली अंटिल इट्स टेम्परेचर रीचेस 400 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस का पे एक मेटल को हमने रखा और उसको 400 तक हमने हीट अप किया, और उसका मेल्टिंग पॉइंट है 250 डिग्री सेल्सियस, 250 पर आकर उसे मेल्ट होना है। लेकिन हम उसे 400 डिग्री सेल्सियस तक लेकर जाएंगे। और अब आपने इसका स्केच करना है ग्राफ, कि जो उसका टेम्परेचर के चेंज को रिप्रेजेंट करे। तो सबसे पहले तो हमने इसको 100 से स्टार्ट किया, तो हमारा ग्राफ 100 से शुरू होगा, जीरो से नहीं, एक चीज तो ये। और इसका मेल्टिंग है 250, इसका मतलब ये कि ये अभी था सॉलिड स्टेट में यहाँ तक। तो 250 पर जब ये आएगा तो इसकी कन्वर्जन शुरू हो जाएगी, और ये कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा लिक्विड में। मतलब लिक्विड की साइड पर अब ये जाना शुरू होगा, जाहिर सी बात, अब सॉलिड से लिक्विड की तरफ जाएगा। तो 250 पर आने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा, क्योंकि इसकी स्टेट चेंज हो रही है, तो कुछ टाइम 250 पर स्टे करेगा। जिस तरह वाटर को बॉईल करते हैं तो वो 100 पर आकर जो है वो स्टे करता है, फिर वो वेपर में कन्वर्ट होता है। तो कुछ टाइम वो लेगा। स्टे करने का मतलब ये कि उसी टेम्परेचर पर जो है वो कुछ टाइम वो लेने के बाद फिर आगे उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा।
तो अब आपके पास जब हम इसे 100 से स्टार्ट करेंगे तो पहले तो आपके पास स्ट्रेट लाइन जाएगी, और वो ये ख्याल रखना है कि हमने 250 तक लेकर जानी है। तो वो स्ट्रेट लाइन आपके पास ये 250 तक जाएगी, और 250 पर आने के बाद अब क्योंकि इसने कुछ टाइम वहां पर कांस्टेंट रहना है, क्योंकि इसका स्टेट चेंज हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसकी स्टेट चेंज हो रही है 250 पर, और 250 के बाद फिर वो 400 पर जाएगा। तो जब आप उसको 400 पर लेकर जाओगे तो वहां का चेंज जो है वो आप उसको आगे कंटिन्यू कर लोगे। ठीक है। तो पहले तो वो सॉलिड था, तो सॉलिड ने जल्दी हीट कंडक्ट की तो उसने लेस टाइम लिया है। अगर आप इसको टाइम के कंपैरिजन में देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने जल्दी से इसको ड्रॉ किया, मतलब लेस टाइम में। और इसका सेकंड का टाइम कंपैरिजन अगर आप देखो, तो उसका टाइम कंपैरिजन फर्स्ट वाले के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा ड्रॉ किया है। क्योंकि यहाँ पर वो थोड़ा सा टाइम लेगा, क्योंकि एक तो उसकी स्टेट चेंज हुई है, और स्टेट चेंज करने के बाद अब वो थोड़ा सा लिक्विड टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब उसका टेम्परेचर चेंज होने में थोड़ा सा और टाइम लगेगा। और उसे 400 तक लेकर जाना है, तो ये लाइन थोड़ी सी शॉर्ट हो गई है, इसको 400 तक ड्रॉ करना था। तो ये आपके पास 400 तक यहाँ पर आ जाएगी। तो ये इसका ग्राफ हो जाएगा। और सेकेंडली, अब एक और सैंपल है, सैंपल ऑफ अ डिफरेंट मेटल क्यू हैज अ ग्रेटर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन देन द सैंपल ऑफ पी। इसका मतलब ये है कि अब अमाउंट ऑफ हीट जो हमने ऊपर डेफिनेशन लिखी, कि जो हम हीट सप्लाई करते हैं स्टेट चेंज करने के लिए, वो मेटल क्यू की ज्यादा, मतलब उसे ज्यादा हीट चाहिए होगी उसकी स्टेट चेंज करने के लिए। यहाँ पर जो अभी हमने ऊपर प्रोवाइड की उसके कंपैरिजन में ज्यादा चाहिए। अच्छा, पी और क्यू दोनों ही मेटल हैं, सेम उनका मेल्टिंग पॉइंट है, बस उन्हें हीट थोड़ी सी रिक्वायर्ड हमने ज्यादा की है, सप्लाई ज्यादा की है। और एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड विद द सैंपल ऑफ क्यू। सैंपल क्यू के साथ एक्सपेरिमेंट किया है, और दिस सैंपल इज सप्लाइड विद द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी पर सेकेंड एज इज सप्लाइड टू द सैंपल ऑफ पी पी। तो अमाउंट ऑफ हीट हम अपनी तरफ से सेम सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन उसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ग्रेटर है। बस ये चीज इंफॉर्मेशन में पहले से गिवन है। अब आपने बताने स्टेट और एक्सप्लेन हाउ द ग्राफ ऑफ टेम्परेचर अगेंस्ट टाइम फॉर क्यू डिफर्स फ्रॉम द ग्राफ इन B1। अब आपके पास जो ग्राफ होगा जो अभी हमने ड्रॉ किया है, और जब हम इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो दोनों में क्या चेंज आएगा। एक तो ये कि इसे थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी मेल्ट करने के लिए, क्योंकि इसका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ज्यादा है। ठीक है। तो एक चीज तो हम यहाँ पर ये लिखेंगे, सैंपल क्यू requires more amount of heat to melt। और सेकंड, अब इसके ग्राफ से रिलेटेड अगर आप लिखो, तो जिस तरह से यहाँ पर ही हमने 250 पर ड्रॉ किया था, तो यहाँ पर स्टेट चेंज हो रही थी आपके पास फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, या आप सिर्फ स्टेट चेंज की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे स्टेट चेंज जो था वो आपके पास डिफरेंट था। और जब इसे ज्यादा हीट हम रिक्वायर्ड कर चाहिए सैंपल क्यू को, तो इसका ये जो स्टे करने का टाइम होगा 250 पर, वो ग्रेटर हो जाएगा, क्योंकि उसे ज्यादा टाइम चाहिए होगा। ठीक है। तो ये वाली लाइन जो है वो सेकंड वाले ग्राफ के लिए थोड़ी सी ग्रेटर होगी। ये वाली आपके पास क्यू के लिए होगी, क्योंकि इसका लेटेंट हीट ग्रेटर है तो इसे हीट भी ज्यादा चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि सेकंड स्टेटमेंट आप यहाँ पर ये लिखोगे, ग्रेटर या लार्जर section on the graph where state is changing। ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन।
ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि टू पैरेलल रेज ऑफ लाइट, वन रेड एंड वन ब्लू, एंटर्स अ ग्लास प्रिज्म। और फिगर 4.1 में हमारे पास डायग्राम है, शोज बोथ रे ऑफ लाइट बिफोर दे एंटर द प्रिज्म। द ब्लू rays also shown incident on a different side of the prism after passing through the prism. ठीक है, the ray of blue light strikes the side of the prism at an angle equal to its critical angle. तो blue light जो strike कर रही है वो critical angle पर strike कर रही है। On figure 4.1, mark and label the angle of incidence and the angle of refraction for the blue light as it enters the prism. अच्छा, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपने मार्क करना है इस प्रिज्म पे। तो वो आप किस डायरेक्शन में मार्क करोगे इस सेम प्रिज्म पे? सर जहाँ से लाइट एंटर हो रही है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट है। ठीक है, अब लाइट एंटर हो रही है राइट हैंड साइड से। तो एक चीज यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि लाइट एंटर कहाँ से हो रही है, इस चीज को भी चेक करना है। तो नॉर्मल लाइन ये ड्रॉ की है, और नॉर्मल के हिसाब से अगर हम मार्क करते हैं तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो ये अंदर वाली रे होगी। ठीक है, ठीक है, इस बार लाइट जो है वो राइट से मूव कर रही है, नॉर्मली हम ड्रॉ करते हैं लेफ्ट से। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो आपके पास आई हो जाएगा, जो कि बाहर है डायग्राम के, और रिफ्रैक्शन इंटरनल में ड्रॉ कर देंगे। और फिगर 4.1, कंटिन्यू द पाथ ऑफ द ब्लू लाइट आफ्टर इट स्ट्राइक्स द लेफ्ट साइड ऑफ द प्रिज्म। अच्छा, इस रे को आपने कंटिन्यू करना है। तो आई और आर तो हमने मार्क कर दिया, और अब आपने जब ये इस प्रिज्म से बाहर आएगी, तो प्रिज्म से बाहर आने के बाद जो है वो किस डायरेक्शन में वो बेंड होगा? जब आपके पास डेंस टू रेयर जाती है लाइट रे, तो यहाँ पे डेंस टू रेयर जा रही है। तो डेंस टू रेयर जाने में आपके पास रिफ्रैक्शन किस साइड पर होती है, अवे फ्रॉम नॉर्मल या टुवर्ड्स नॉर्मल? देखो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन याद कर लिया करो। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में भी होता है कि हम डेंस टू रेयर जाते हैं, और उसमें आपको याद होगा वो वीडियो भी देखी थी कि जब आपके पास लाइट एंटर होती है डेंस में, तो डेंस टू रेयर जाने में उस अवे फ्रॉम नॉर्मल मूव करती है। तो डेंस टू रेयर वो जब भी जाएगी तो आपके पास वो अवे फ्रॉम नॉर्मल मूव करेगी। तो ये पॉइंट आपने याद रखने होते हैं शॉर्ट से। जब हम डेंस टू रेयर जाएंगे, तो डेंस टू रेयर जाने का मतलब ये है कि अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी लाइन, और इसमें हमने अवे फ्रॉम नॉर्मल इसे ड्रॉ करना है। और जब हम इसे अवे फ्रॉम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा और ये बैंड हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये लाइट रे आपके पास कंटिन्यू हो जाएगी। अच्छा, पार्ट 3 है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास फॉर रेड लाइट इज स्मॉलर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ब्लू लाइट। ये हमने उसमें पढ़ा था स्पेक्ट्रम में कि 7 कलर्स में जो डिवाइड होती है, उसका रीजन क्या था? तो वो यही रीजन होता है कि लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाता है। On figure 4.1, draw the path of the red light as it travels in the prism and after it strikes the left side of the prism. अच्छा, अब रेड लाइट जब एंटर होगी तो उसका रिफ्रैक्शन थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, क्योंकि आप उसके लिए थिकनेस देखो शॉर्ट है। प्रिज्म में हमने ये डिस्कस किया था कि आप ऊपर की टिप देखो, तो वहाँ पे डेंसिटी कम होती है, और बिल्कुल लास्ट में अगर आप देखो तो डेंसिटी बढ़ जाती है। तो रेड लाइट जो है वो ऊपर से एंटर हो रही है, तो उसका जो रिफ्रैक्शन होगा वो थोड़ा सा कम होगा। तो अगर आप वहां पर भी चाहो तो रिफ्रैक्शन के लिए नॉर्मल और वो ड्रॉ करके बना सकते हो लाइन। ठीक है, ये रेफरेंस के लिए बना दी नॉर्मल। और अब जैसे यहाँ बेंडिंग हुई थी तो यहाँ बेंडिंग थोड़ी सी कम होगी, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा कम बेंड कर देंगे, और रिफ्रैक्शन में भी यहाँ पे थोड़ी सी बेंडिंग इसकी कम होगी, और ये यहाँ पर नॉर्मल आ जाएगा। ठीक है,
मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। रेड लाइट के लिए जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो ब्लू से कम होगा। तो रेड लाइट पहले पहुंचने का रीजन ये होता है कि इसमें रिफ्रैक्शन कम होता है, बेंडिंग कम होती है। तो रेड लाइट के लिए थोड़ा सा शॉर्ट ड्रॉ करना है रिफ्रैक्शन। सर खैर, अगर ब्लू लाइट की जगह रेड लाइट होती और ब्लू लाइट ऊपर होती फिर क्या होता? असल में ऐसा होता नहीं है क्योंकि आपको याद होगा जब हमने ड्रॉ किया जिसे था। वो तो हाँ, सही। लेकिन अगर होता है ऐसा तो फिर जाहिर सी बात है प्रॉपर्टीज इनकी इंटरचेंज हो जाती। ठीक है। सही। और उसके बाद क्रिटिकल एंगल एक्सप्लेन करना है। और क्रिटिकल एंगल आपने एक्सप्लेन इस तरह से करना है। व्हाट इज मेंट बाय द क्रिटिकल एंगल, और क्रिटिकल एंगल में एक्सप्लेनेशन में आपने ये करना है कि क्रिटिकल एंगल की सिंपल डेफिनेशन लिखनी है। और क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन में क्या लिखोगे? आपके पास सिंपल एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है क्रिटिकल एंगल, लेकिन उस पे लाइट रे जो है वो 90 डिग्रीज पर जो है वो रिफ्रैक्ट हो जाती है। तो वो आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच 90 डिग्रीज पर आपके पास वो बेंड होगा। तो वो सिंपल आपके पास कॉन्सेप्ट होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस का। और उसके बाद जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास फॉर ब्लू लाइट जो है वो गिवन है वैल्यू n। और उसके बाद जो है कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल c फॉर ब्लू लाइट इन ग्लास, शो योर वर्किंग। n की वैल्यू गिवन है और कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल। ठीक है, क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट करने के लिए आपको पता है कि सिंपल फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, n इक्वल्स टू 1/sin c। बेसिकली ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, लेकिन आपको पता है कि 90 डिग्रीज पर बेंड होता है तो ऊपर वाली एंगल साइन 90 ऑटोमेटिकली 1 हो जाता है। सिंपल आप इसको साइन सी कैलकुलेट करना है तो साइन सी को वहां पर शिफ्ट कर देंगे। ये 1/1.5 होगा। और उसके बाद सी इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/1.5। सी का आंसर कितना होगा यहाँ पर? ठीक है, कैलकुलेशन में आंसर आपके पास जो है वो 42 डिग्रीज आना चाहिए। आप लोग चेक सर कर। 41.81 आ रहा है। ठीक है, 41.8 है, राउंड फिगर कर लेना 42। ठीक है, जहाँ राउंड ऑफ पॉसिबल है राउंड ऑफ लाजमी कर लेना उसको। और 42 हो जाएगा। ठीक है, लाइट सेक्शन का भी यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ज़्यादा डिटेल नहीं था, सिर्फ रे डायग्राम इम्पोर्टेंट थी। अच्छा, 5 क्वेश्चन जो है वो अब इलेक्ट्रिसिटी पार्ट है हमारे पास यहाँ पर। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से उन्होंने डायरेक्ट स्टार्ट किया है, स्टैटिक्स वगैरह का कोई क्वेश्चन नहीं है इस साल में। तो फिगर शोज अ सिंपल डीसी मोटर। डीसी मोटर यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर। टॉय कार में जो यूज हो रही है सिंपल, आपने पहले ए और बी क्वेश्चन बिना पढ़े बगैर भी आपको आइडिया हो रहा है कि वो ए और बी के बारे में आपसे पूछ रहे हैं। सॉरी, ए और बी नहीं, दो बॉक्सेस हैं, एक इसको मार्क किया है इन्होंने और एक इसे मार्क किया है। तो इन दोनों के नाम आपने यहाँ पर मेंशन करने हैं।
तो इसमें आप क्या नाम लिखोगे? ये लेफ्ट साइड पर तो ब्रशेस आ गए, ठीक है, इसे हम कनेक्ट करते हैं बैटरी के साथ। और ये वाला जो है वो हमारे पास स्प्लिट रिंग होगा। ठीक है, तो ये स्प्लिट रिंग हो जाएगा। और स्लिप रिंग यूज करते हैं एसी में। स्प्लिट और स्लिप में डिफरेंस है। अभी डीसी पे यहाँ पर आपने लिखना है तो स्प्लिट लिखेंगे, अगर एसी होता तो स्लिप रिंग लिखते। खैर, लेबल करना था तो स्टार्टिंग में लेबल हो गया। और उसके बाद ये स्टेट व्हाट हैपेंस टू द रोटेशन ऑफ द कॉइल व्हेन नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द कॉइल इज इंक्रीज। अगर नंबर ऑफ टर्न्स हम इंक्रीज करते हैं तो रोटेशन में क्या इफेक्ट होगा? सर इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास होगी। नहीं नहीं, आपके पास देखो, हमने फैक्टर्स पढ़े थे। इसमें नॉर्मली ये हो रहा है कि जब करंट पास करते हैं तो ये कॉइल रोटेट करती है लेफ्ट हैंड रूल से। हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं नॉर्थ टू साउथ। और करंट की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव अगर यहाँ से फ्लो कर रहा है, नेगेटिव यहाँ से, तो लेफ्ट हैंड रूल से हम फोर्स फाइंड करते हैं। तो बेसिकली इसमें आपने फैक्टर अफेक्टिंग इस पे फोर्स पढ़ा था कि अगर फोर्स इंक्रीज या डिक्रीज करनी हो तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूज कर लो, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा लो, या आप करंट की वैल्यू इंक्रीज कर दो। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर रहे हैं तो आपके पास जो इलेक्ट्रिसिटी। रोटेशन है, हाँ, जो रोटेशन है वो फास्टर हो जाएगी। तो कॉइल की जो रोटेशन है वो ज्यादा फास्ट हो जाएगी। सर एक क्लास कब तक है? मेरी एक और क्लास है इसके बाद। तो ये फास्टर रोटेट करेगी पहले से ज्यादा। और सेकंड, द मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द पोल्स ऑफ द मैग्नेट इज रिवर्स। अच्छा, मैग्नेटिक पोल को रिवर्स कर दें, नॉर्थ को साउथ, साउथ को नॉर्थ कर दें, तो क्या डिफरेंस होगा आपके पास? अच्छा, अब आपके पास अगर हम नॉर्थ को साउथ की जगह ले आए, साउथ को नॉर्थ, तो रोटेशन रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और ये सारी चीजें लेफ्ट हैंड रूल से हम फाइंड आउट करते हैं। रोटेशन दो बार लिख दिया मैंने। तो रोटेशन आपके पास रिवर्स हो जाएगी यहाँ पर। और उसके बाद ये है कि द पावर सप्लाई टू द मोटर इज स्विच्ड ऑन एंड ऑफ एट अ स्टेडी रेट। तो अब इसे आप पावर सप्लाई को ऑन और ऑफ कर रहे हो। और फिगर पे आपके पास जो है वो हाउ द स्पीड ऑफ द टॉय कार वेरीज विद टाइम एज अ रिजल्ट ऑफ पावर सप्लाई बीइंग स्विच्ड ऑन एंड ऑफ। तो ऑन एंड ऑफ करने के उसमें आपके पास जो है वो इस तरह का कुछ ग्राफ बन रहा है स्पीड और टाइम का। अब आपने मोशन डिस्क्राइब करनी है कार की। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखो, जीरो की वैल्यू जो है वो यहाँ पर है, लेकिन आप देखो वो जीरो को कहीं भी टच नहीं कर रहा। तो आपके पास इसका मतलब ये है कि स्पीड इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज होने के बाद कुछ टाइम कांस्टेंट हो रही है, कांस्टेंट होने के बाद डिक्रीज कर रही है, फिर इंक्रीज हो रही है, फिर कांस्टेंट, फिर डिक्रीज, लेकिन जीरो नहीं हुई। ठीक है, जब तक टाइम के साथ वो फॉलो किया उसने पूरा पाथ, तो आपके पास स्पीड जीरो नहीं हुई। ठीक है, इसका मतलब है टॉय कार जो है वो इनिशियली उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, reaches the constant। और जब करंट की वैल्यू हम बंद कर रहे हैं, वहां से ऑफ कर रहे हैं, तो उस वक्त वो स्लो डाउन हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जीरो नहीं होने दे रहे, क्योंकि हम उसको टर्न ऑन बटन आपके पास है, आप ऑन ऑफ करते जाओ उसको।
तो वो जीरो नहीं हो पा रही, क्योंकि जैसे वो ऑफ होती है आप ऑन कर देते हो उसके फौरन शॉर्ट टाइम में, और इसी तरह फिर ऑन को ऑफ करते हो, तो वो स्लो डाउन होगा, लेकिन आपके पास वो जीरो नहीं होगा। तो हम ये भी लिख सकते हो स्लो डाउन हो रहा है इनर्शिया की वजह से। अ, असल में यहाँ पे हम करंट ऑफ कर रहे हैं, जब करंट ही ऑफ हो जाएगा तो जाहिर सी बात है मोटर की रोटेशन भी रुक जाएगी वहां पर। ठीक है, तो यहाँ पर तो करंट हमें मिल रहा है, और ये साइकिल आपके पास कंटिन्यूस चलता रहेगा, ठीक है, सेम पैटर्न बन रहा है, कुछ भी चेंज नहीं है। और उसके बाद ये है कि द वोल्टेज सप्लाइड टू द मोटर इज स्विच्ड ऑन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड ऑफ फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अब जो है वो वोल्टेज जो हम ऑन ऑफ कर रहे थे बहुत शॉर्ट टाइम में, वो लॉन्ग टाइम के लिए हो गया। तो इसका मतलब ये है कि सजेस्ट व्हाट हैपेंस टू द मोशन ऑफ द टॉय कार। अब वही सारा कॉन्सेप्ट होगा, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए। ठीक है, तो स्पीड भी कांस्टेंट होगी, स्पीड अप भी होगी, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए, तो वह लॉन्ग टाइम की एक वर्ड एडिशन हो जाएगा आपके पास। बाकी जो है वो आपके पास इसमें कोई ऐसा चेंज नहीं आएगा, क्योंकि रेट आपका जो है वो सेम है, सेम रेट पे ऑन ऑफ कर रहे हो, तो वो आपके पास जो चेंज होगा वो भी लॉन्ग टाइम के लिए होगा, लेकिन स्टेडी होगा। अच्छा, उसके बाद है प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड LDR, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर, जो कि लाइट पे डिपेंड करता है नॉर्मली, इज यूज टू सेंस द अमाउंट ऑफ लाइट इन अ रूम। और सर्किट आपके पास गिवन है, और LDR इस पूरे सर्किट में मेंशन नहीं है, तो LDR को आपने ड्रॉ करना है। ठीक है, पी क्यू के बीच में कंप्लीट फिगर बाय ड्राइंग दी सर्किट सिंबल फॉर LDR। सिंबल ड्रॉ करना है, सिंबल आपके पास सिंपल उसका होगा, रेजिस्टर ही होते हैं ये LDR, क्योंकि लिखा हुआ है लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर, अगर नहीं भी याद हो तो सिंपल आप उसमें ड्रॉ करते हो रेजिस्टर, और रेजिस्टर के ऊपर आप लाइट रेज मार्क कर देते हो। तो इसका मतलब है लाइट रेज जब फॉल होंगी तो ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है LDR को। तो ये कंपोनेंट आपने यहाँ पे अटैच करना है सिंपल। ये LDR आपने अटैच कर दिया, और LDR अटैच करने के बाद एक्सप्लेन हाउ द वोल्ट मीटर रीडिंग चेंजेस एज द अमाउंट ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द LDR इंक्रीज। अच्छा, नॉर्मली होता ही है कि जब हम LDR की बात करते हैं, तो LDR में प्रोसेस आपके पास ये होता है कि अगर आपके पास लाइट की इंटेंसिटी, अब यहाँ पर उन्होंने पूछा हाउ द वोल्ट मीटर रीडिंग चेंज एज द अमाउंट ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन LDR इंक्रीज। अगर लाइट की इंटेंसिटी आप बढ़ाते हो तो जो रेजिस्टेंस होती है वो डिक्रीज हो जाती है, और अगर लाइट की इंटेंसिटी कम होगी तो रेजिस्टेंस आपके पास जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो दोनों इन्वर्सली चलते हैं, तो यहाँ पर जो है वो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी, रेजिस्टेंस विल डिक्रीज एज सर दी, यहाँ पे चार्ज राइट साइड से आएगा ना? यहाँ से आएगा लेफ्ट, पॉजिटिव। सर अगर लेफ्ट से आ रहा है तो फिर क्या फर्क पड़ता है? बिकॉज असल में LDR तो वोल्ट मीटर के बाद आ रहे हाँ, अब आपके पास ये है कि वोल्ट मीटर की आपके पास लिखा हुआ द वोल्ट मीटर रीडिंग चेंजेस एज द अमाउंट ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द LDR इंक्रीजेस। अच्छा, अब इससे होगा ये कि आपके पास वोल्ट मीटर रेजिस्टर की रीडिंग तो नोट कर रहा है, और करंट आपके पास फ्लो कर रहा है फ्रॉम पॉजिटिव साइड। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग आपके पास जो है वो चेंज इसके कॉन्सेप्ट से इसलिए होगी क्योंकि टर्मिनल्स अब यहाँ पर बन रहे हैं, तो जब चार्ज फ्लो कर आपके पास पूरे सर्किट में फ्लो करेगा, तो फिर आपके पास ओवरऑल इस वोल्ट मीटर में चेंज आएगा। तो नहीं ओवरऑल सर, क्यों आएगा? मतलब पूरा राउंड मार के फिर वापस से वो आएगा ना, हम्म। चार्ज लेके। तो फिर तो समझ में नहीं आ रहा मुझे। अच्छा, एक मिनट, रेजिस्टेंस का पहले इसकी ये कर दूं कि वो डिक्रीज होगा कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अच्छा, ये तो एक कॉन्सेप्ट हो गया आपके पास इंटेंसिटी का, जो कि जर्नल है। अब जो वोल्ट मीटर की बात है, तो वोल्ट मीटर की जो रीडिंग होगी आपके पास,
अच्छा, अब इसमें नॉर्मली होता बेसिकली कॉन्सेप्ट ये कि जब हम एलडीआर वगैरह यूज़ करते हैं तो एलडीआर यूज़ कर रहे हो हम, वरना उसकी जगह पर अगर एक और रजिस्टर यूज़ कर रहे हैं तो नॉर्मली ये आपके पास पोटेंशियल डिवाइडर का काम करते हैं। तो ये जो आपके पास यहाँ का कंप्लीट सेटअप है, ये इतना सेटअप अगर आप पूरा कंसिडर करो, तो ये सेटअप आपके पास जो है वो पोटेंशियल डिवाइडर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब यहाँ पर आपके पास जो है वो पोटेंशियल डिवाइड होगा दोनों कंपोनेंट्स में, मतलब जो रेजिस्टर लगा हुआ है वो, और जो एलडीआर लगा हुआ है ये दूसरा। तो इन दोनों के बीच में आपके पास पोटेंशियल जो है वो डिवाइड होगा, और वो डिपेंड करता है कि ये जो सेकंड कंपोनेंट लगा हुआ है वो कैसे लगा है। ठीक है। तो आपके पास सही सही। जो एलडीआर पे डिपेंड कर रहा है, एलडीआर क्योंकि वेरिएबल है एक तो, ये कांस्टेंट नहीं है, तो इसकी वजह से आपके पास जो स्टार्टिंग में वोल्टेज की वैल्यू होगी वो चेंज होगी, क्योंकि जब वो यहाँ से फ्लो कर रहा है रेजिस्टेंस में तो वो इस टर्मिनल तक पहुंचेगा, और बाकी फिर इनिशियली जब यहाँ से रिसीव होगा तो ये पूरा जो सेटअप होता है फिर हम इसको कंबाइन पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे यूज करते हैं। इसका आउटपुट डिफरेंट आएगा और उसका आउटपुट डिफरेंट आएगा। तो अगर हम लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रही है, तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होने का मतलब ये है कि जो वोल्टेज होगा एलडीआर का वो चेंज हो जाएगा। ठीक है। और सही। रेजिस्टेंस डिक्रीज होने का मतलब ये कि अब करंट ज्यादा फ्लो करेगा, तो ये चेंज आएगा आपके पास ओवरऑल सर्किट में। पहले जो करंट फ्लो कर रहा था, लाइट कम थी, आपके पास रेजिस्टेंस ज्यादा थी, तो रेजिस्टेंस ज्यादा का मतलब है वोल्टेज हाई था, तो करंट कम फ्लो कर रहा था, तो ये चार्ज स्लो जा रहे थे। लेकिन जैसे आपने इंटेंसिटी बढ़ाई तो समझ लो आपको एक पाथ मिल गया और कि इलेक्ट्रॉन को और स्पेस मिल गया फ्लो करने के लिए। तो अब इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो कर रहे हैं, करंट की वैल्यू हाई है क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है। रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होने का मतलब ये है कि अब वोल्टेज की वैल्यू भी आपके पास चेंज हो जाएगी, क्योंकि ओम्स लॉ तो अप्लाई होगा नहीं, क्योंकि ओम्स लॉ अप्लाई होता है हाँ कांस्टेंट पे। सही सही। ये रीजन होता है, क्योंकि इसमें हम कंबाइन देखते हैं फिर। तो वोल्ट अच्छा मीटर सर, की, ये जो लोड होता है इसे हम लोड भी मान सकते हैं ना? बिकॉज मुझे लगा सिर्फ लोड में जो चार्ज होता है ना वो उसमें स्पेंड होता है सिर्फ लोड पे, तो इसलिए नहीं मैं कंफ्यूज हो गया था। नहीं नहीं, दोनों में आपके पास कंबाइन होता है, इसलिए हम इसको पोटेंशियल डिवाइडर कहते हैं, इसलिए कि आपको बार बार कुछ सर्किट में चेंज नहीं करना पड़ेगा, आप इसी एक कंपोनेंट से चेंज कर सकते हो पूरे सर्किट की वैल्यूज। तो वोल्ट मीटर की अरे, जो रीडिंग होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। अच्छा, ये कैलकुलेशन पार्ट है, और इसमें तीन रजिस्टर हैं, दो पैरेलल में ज्वाइन है, ये दोनों पैरेलल में कंबाइन है, और एक सीरीज में लगा हुआ है इन दोनों के साथ। आपने पहले तो ये बताना है कि जो 4 ओम का रजिस्टर ऊपर लगा है इसमें करंट की वैल्यू 2.4 एम्पियर है। पहले तो आपने ये फाइंड आउट करना है, मतलब आंसर उन्होंने आपको दे दिया कैलकुलेट करके, बस आपने बताना है। तो 4 ओम में आपके पास करंट जा रहा है 2.4 एम्पियर, और आपने ये बताना है कि जो 5 में जाएगा वो 1.9 एम्पियर जाएगा। अच्छा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट रहती है? अगर ये दोनों पैरेलल में ज्वाइन है तो इन दोनों में कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी? वोल्टेज की। इन दोनों में वोल्टेज सेम जाएगा, और वोल्टेज सेम जाने का मतलब ये करंट की वैल्यू इनमें डिवाइड होगी, तो इसलिए आप देखो ऊपर 2.4 है नीचे 1.9 है। तो सबसे पहले हमें वोल्टेज पता करना पड़ेगा, तो वोल्टेज आप ऊपर वाली वैल्यू से फाइंड कर लोगे। तो आप V इज इक्वल्स टू आई आर लगाओ, ठीक है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो करंट की वैल्यू 2.4 और रेजिस्टेंस की वैल्यू 4, तो वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है? ये 9.6। तो ये अभी हमारे पास 9.6 वोल्ट आए, अभी हमने आंसर फाइंड आउट नहीं किया। अब ये वैल्यू जो 9.6 ऊपर वाले रजिस्टर के लिए आई है यही नीचे वाले रजिस्टर के लिए भी फॉलो होगी, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो आप सेम वोल्ट इसके लिए यूज करो। रेजिस्टेंस गिवन है आपके पास, आप दोबारा V इक्वल्स टू आई आर लगाओ और V डिवाइड बाय R कर दो। V की वैल्यू गिवन है 9.6 और रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है आपके पास 5। इन दोनों को डिवाइड कर लो तो करंट की वैल्यू आ जाएगी।
ठीक है, तो इन दोनों को डिवाइड करने के बाद जो फाइनल आंसर आ रहा है वो 1.9 आ रहा है आपके पास। ठीक है, अब राउंड ऑफ में 2 बनेगा, वैसे उन्होंने 1.9 का है तो वो आपने लिखना है क्योंकि प्रूफ करना है सेम वैल्यू। और उसके बाद ये बताना है कि जब आप एक्स से वाई की बात करोगे, पूरा राउंड फिगर हम अगर देखें पूरे सर्किट को, तो पूरे सर्किट में एक्स टू वाई जो वोल्टेज होगा उसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब मसला ये कि यहाँ पे दो कॉम्बिनेशन पैरेलल में, एक कॉम्बिनेशन सीरीज का है, तो सिंगल सिंगल तो ऐसे कुछ कैलकुलेट होगा नहीं, तो उसको कंबाइन करना पड़ेगा। कंबाइन करने के लिए सबसे पहले आप इन रेजिस्टर को कंबाइन कर लो, टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो। तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी, अब दो पैरेलल में कंबाइन है, तो पैरेलल में जब कंबाइन होते हैं रेजिस्टर तो आप 1/r का फॉर्मूला यूज करोगे, यानी 1/4 प्लस 1/5। पहले तो आप आर की वैल्यू से फाइंड आउट कर लो दोनों की। तो ये आपके पास है, यार सर इन तीनों को ऐड नहीं कर सकते, बस 5 4 6 हो। यही तो मिस्टेक है, आपके पास कॉम्बिनेशन देखना है क्योंकि ये दो पैरेलल जो लगे हुए ना स्टार्ट में, इस पे जी पैरेलल जी का जी। फॉर्मूला लगेगा। सही सही। तो पैरेलल का अगर सीरीज होते तो आप कर सकते होते। सीरीज में तो सिंपल ऐड हो जाएगा, तो इसकी रेजिस्टेंस की सही सही। वैल्यू आएगी 2.2। बस इसमें इन्होंने इसलिए आपसे पूछा है क्योंकि इसमें यही कंफ्यूजन होती है। इसको अब आप ऐड कर लो इस 6 के साथ, 6 में। सही है। फिर आपके पास जो फाइनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो आपके पास ऐड करके आ जाएगी। तो ये 8.2 आ जाएगी आपके पास जो टोटल रेजिस्टेंस है। अब टोटल सर रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज भी होती है ना? हाँ सिंपल वही वोल्टेज सही। आप बेसिकली फाइंड आउट करना है। अच्छा, ये तो आपके पास आ गया टोटल जो रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस। आपके पास पूरे सर्किट में अप्लाई हो रही है। और दूसरी चीज ये कि जो टोटल करंट फ्लो हो रहा है, टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है। सर 2.4 यार, करंट नहीं चेंज होता, चार्ज चेंज होता है, करंट हाँ, सेम रहता है। अब ये जो 2.4 था, अब वो 2.4 फ्लो कर रहा है सिर्फ ऊपर वाले के लिए। ठीक है, और अच्छा नीचे तो वाले के सर लिए इसे मल्टीप्लाई बाय 1.9। 2 कर दें। नहीं नहीं, नीचे 1.9 है तो इसका मतलब है करंट डिवाइड हुआ है, तो 2.4 को 1.9 के साथ ऐड करना है, तो करंट की वैल्यू आपके पास ऐड हो जाएगी क्योंकि दोनों को हम ऐड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 4.3। बस अब वो फॉर्मूला लगा दें, खत्म। अब फॉर्मूला लगा के बस, इसमें लेकिन प्रॉब्लम यही थी कि ये सारी कैलकुलेशन आपको करनी थी। सिंगल सिंगल में जाओगे ना कंफ्यूज होगे, हर बार कुछ नया कर रहे होगे। सिंपल उस पे रहोगे, टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करो क्योंकि अब बात ही टोटल की हो रही है। ठीक है, अब बस इनको मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा। आंसर आ जाएगा V इज इक्वल्स टू आई आर से। सर ये किस साल का पेपर है? ये 22 मई सर ये जून। इतना मुश्किल नहीं है यार। इजी है, शुरू वाले क्वेश्चन भी बहुत इजी थे। आज वाला इतना कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, अच्छा सेक्शन ए कंप्लीट हो गया है। और सर हाँ, मुझे तो वैसे जो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होने के बाद जो अब इस पेपर का सेक्शन बी है, इसमें डिटेल क्वेश्चन है। और इसमें क्वेश्चन नंबर 7 है सबसे पहले कि फिगर शोज अ टॉय हेलीकॉप्टर, इट कैन होवर एंड ट्रैवल थ्रू द एयर। और ए टू बी टू सी टू डी, पूरा पाथ इसका यहाँ पर मेंशन है। और कांस्टेंट हाइट पे वो मूव कर रहा है, और फिगर 7.2 गिवन है स्केलिंग के लिए। और इसके बाद इसमें जो पॉइंट्स हैं आपके पास वो सारे मेंशन है, नॉर्थ साइड मेंशन है, और सारे जो है वो डिस्टेंस मेंशन है, ए टू सी टू डी के। सबसे पहले टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो टोटल डिस्टेंस सिंपल है, सबको ऐड कर लेंगे। आपके पास 40 35 और 10, 40 35 और 10 सबको ऐड कर लो, तो टोटल आपके पास जो आंसर होगा वो डिस्टेंस का है, तो इक्वल होगा 85 मीटर्स के। नेक्स्ट, ये टॉय हेलीकॉप्टर मेक्स द जर्नी इन 40 सेकेंड, कैलकुलेटर्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द जर्नी।
अच्छा, एवरेज स्पीड निकालनी है तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कवर किया है 85 और टोटल टाइम है 40। सिंपली इसको डिवाइड कर लेंगे, तो डिवाइड करने के बाद जो आंसर है वो इक्वल है आपके पास 2.1। तो एवरेज स्पीड आपके पास यहाँ पर आ रही है 2.1 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गई एवरेज स्पीड। और नेक्स्ट पार्ट में है स्टेट द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक डिफरेंस बताना है, तो कोई भी डिफरेंस लिख सकते हो। सिंपल सा डिस्टेंस डिफरेंस आएगा कि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट ओनली इंक्लूड्स मैग्नीट्यूड। और डिस्प्लेसमेंट में आपके पास लिख सकते हो कि वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड भी होगी और डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होगी। ठीक है, ये हो जाएगा डिफरेंस। अच्छा, नेक्स्ट है डिटरमाइन द स्केल यूज टू कंस्ट्रक्ट फिगर 7.2 एंड कंप्लीट द सेंटेंस। 1 सेंटीमीटर ऑन द डायग्राम रिप्रेजेंट्स डैश ऑन द पाथ। अच्छा, अब इसमें डायग्राम में लिखा हुआ था फिगर टू स्केल। अब आपने इसकी स्केलिंग करनी है, मतलब जब आपके पास पेपर पर ये होगा तो आप इसको मेजर कर सकते हो। नॉर्मली आपको पता है पेपर पे सेंटीमीटर्स में गिवन होता है स्केल, क्योंकि पेपर की जो टोटल लेंथ होती है उसके अकॉर्डिंगली सेंटीमीटर्स में हम ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप इस लाइन को मेजर करो ए टू बी, तो इसकी जो लेंथ होगी आपके पास अभी यहाँ स्क्रीन पर तो जूम इन जूम आउट की वजह से डिफरेंस होगा, लेकिन जब आप एक्चुअल मेजर करोगे तो उसकी लेंथ आपके पास होगी टोटल 2 सेंटीमीटर। विजुअली भी अगर आप देखो स्केल के साथ तो आपको आइडिया हो जाएगा कि 2 सेंटीमीटर की इसकी लेंथ है। तो इसका मतलब है 1 सेंटीमीटर आपके पास कवर कर रहे हैं यहाँ पर 5 मीटर्स को। तो 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये टोटल डिस्टेंस कवर कर रहा है 5 मीटर का। तो इसका मतलब है कि हम 1 सेंटीमीटर को 5 मीटर्स के इक्वल ले रहे हैं स्केल पर, क्योंकि आपको पता है कि पेपर पे हम इतने लार्ज यूनिट्स ड्रॉ नहीं कर सकते। उसके बाद है यूजिंग फिगर 7.2 डिटरमाइन द साइज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट डी फ्रॉम पॉइंट ए, शो योर वर्किंग। अब डी से लेकर ए तक का डिस्टेंस यहाँ पे फाइंड करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी होगी। तो ये डी टू ए की एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी यहाँ पर। और इसको ड्रॉ करने के बाद अब इसकी आपने टोटल लेंथ फाइंड आउट करनी है, उसके लिए भी आपको अपना रूलर यूज करना होगा। और रूलर यूज करने के बाद जो इसका साइज होगा डिस्प्लेसमेंट का वो यहाँ से मिलेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने को कहा है। तो डिस्प्लेसमेंट आपको पता है शॉर्टेस्ट पाथ है, शॉर्टेस्ट पाथ की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी। स्केल से मेजर करने के बाद जो इसकी लेंथ होगी वो कुछ 9.2 सेंटीमीटर्स की इक्वल आ रही है, क्योंकि यहाँ पर अभी एक्चुअल मेजर नहीं कर सकते लेकिन आप रूलर से मेजर कर सकते हो। तो वो 9.2 सेंटीमीटर्स होगी। और 9.2 सेंटीमीटर्स का मतलब ये है कि अब आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर लोगे। तो स्केल आपने यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1 सेंटीमीटर 5 मीटर की इक्वल है। तो 9.2 को मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो, तो ये 46 हो जाएगा। तो 9.2 सेंटीमीटर्स आई थी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मीटर्स में। तो वो 46 मीटर्स आ रही है डिस्प्लेसमेंट की लेंथ। ये हो जाएगा पार्ट 3 का आंसर। और पार्ट 4 में डिटरमाइन द एंगल बिटवीन नॉर्थ एंड द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट डी फ्रॉम पॉइंट ए। अब उसी लाइन का जो है वो एंगल फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब एंगल फाइंड आउट करने के लिए आपको यहाँ पर डी की हेल्प चाहिए होगी, प्रोट्रैक्टर की हेल्प चाहिए होगी। उसके लिए हम ये कर सकते हैं, एक पहले इस लाइन को दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं। ये थी हमारे पास स्ट्रेट लाइन
और नॉर्थ का जो रेफरेंस है, नॉर्थ हमारे पास यहाँ पर है, ये आ गया नॉर्थ। अब हमने जो एंगल मेजर करना है वो नॉर्थ के साथ मेजर करना है, ये एंगल। अब इसको मेजर करने के लिए आप डी की हेल्प से इसको फाइंड आउट कर सकते हो, और वो इस तरह से होगा। मैं दिखा देता हूँ किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, अब आप यहाँ पर देखो, तो ये डायग्राम आपके पास आ गई, सेम वही जो हमने वहाँ ड्रॉ की थी। अब इसका हमने एंगल मेजर करना है, तो एंगल मेजर करने के लिए यहाँ पर आप इसे यूज करते हो अगर, तो ये 90 डिग्रीज पर है, बिल्कुल परपेंडिकुलर नॉर्थ। और इसको हम जीरो कंसिडर करते हैं, और यहाँ से आप इसे रोटेट करो इस 9.2 के साथ। तो ये आपके पास, ठीक है, रफली मेरे पास ये 49 डिग्रीज आ रहा है। तो आपके पास तो ये होगा जब पेपर पे ड्रॉ करोगे, और इसमें थोड़ा सा लेवरेज होता है, एक रेंज होती है वैल्यू की मार्किंग स्कीम में भी, बिल्कुल एग्जैक्ट इसमें नहीं होता। तो इसको हम 90 - 49 कर लेंगे। तो ये आपके पास एंगल आ रहा है 41 डिग्रीज का, नॉर्थ के साथ। तो नॉर्थ के साथ इसका एंगल आ गया 41। तो पेपर पे जाके इसे वापसी लिखते हैं हम 41। तो 41 डिग्री एंगल हो जाएगा। तो ये बेसिकली जो हमने एंगल फाइंड आउट किया है, ये इस डी से लेकर ए, जो यहाँ पर हमने लाइन ड्रॉ की थी, और इसको हमने नॉर्थ से मेजर किया है। तो ये एंगल जो हमारे पास आया है वो ये 41 डिग्रीज का एंगल है नॉर्थ के साथ। और इसके बाद फिर ये स्टेट व्हाट इज मेंट बाय वेलोसिटी, वेलोसिटी की डेफिनेशन लिखनी है आपने सिंपल। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ जो डिस्प्लेसमेंट होगा आपके पास, वो वेलोसिटी हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट 6, एनी टॉय हेलीकॉप्टर फ्लाइज डायरेक्टली फ्रॉम पॉइंट ए टू डी इन 40 सेकेंड। अच्छा, अगर कोई भी आपके पास अब टॉय है, वो ए टू डी डायरेक्ट फ्लाई कर रहा है, पहले तो ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी गया था, अब डायरेक्टली ए टू डी जा रहा है। तो ए टू डी जाने में अब आपने बताना एक्सप्लेन वाई द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ दिस टॉय इज स्मॉलर देन द आंसर इन पार्ट ए 2। हमने जो कैलकुलेट की थी वो हमारे पास थी 2.1। ठीक है, ये वाली वेलोसिटी की वो बात कर रहा है कि पहले हमने कैलकुलेट की थी वो 2.1 मीटर पर सेकंड थी। अब वो कह रहा है कि मैग्नीट्यूड जो होगी वेलोसिटी की वो अब उससे छोटी आएगी, क्योंकि आपको पता है पहले हमने एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड कैलकुलेट की थी, जिसमें ये डिस्टेंस था ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, ये पाथ से पूरा होते हुए उसने कवर किया था और उसका टाइम था। लेकिन जब हम डायरेक्ट ए टू डी जाएंगे तो ये सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो यहाँ पे डिस्टेंस आपके पास डिफरेंट होगा, टाइम की वैल्यू आपके पास जो है वो 40 सेकेंड्स गिवन है। तो इसकी वजह से आपके पास जो है वो चेंज आएगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो सिंपल सा कि जो साइज होगा या जो मैग्नीट्यूड होगी ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन द डिस्टेंस वी कैलकुलेटेड इन। ठीक है, तो जो डिस्टेंस के रेफरेंस से हमने कैलकुलेट की थी उससे रेफरेंस से कम होगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट शॉर्ट है। फॉर्मूला आप देखो, डी ओवर टी
तो टाइम की वैल्यू तो वही है, लेकिन डिस्टेंस को हमने शॉर्ट कर दिया, तो इसका मतलब है वेलोसिटी की वैल्यू भी आपके पास डिक्रीज हो जाएगी। तो ये रीज़न है आपके पास कि हमारे पास जो नई वेलोसिटी आएगी वो पहले से कम होगी। ये हो गया इसका पार्ट 6 का आंसर। और उसके बाद आपके पास है व्हेन द टॉय हेलीकॉप्टर hovers एट डी, इट मोटर फेल्स एंड इट फॉल्स। अब वो मैक्सिमम हाइट पर जाने के बाद बिल्कुल उसकी मोशन स्टॉप हो गई है। अब वो और ऊपर मूव नहीं कर रहा, वो वहां से फॉल कर रहा है। फॉल करने में आपको पता है रीचेस टर्मिनल वेलोसिटी। अब ये फ्री फॉल मोशन का केस आ गया, क्योंकि अब वो बिल्कुल फ्री फॉल करेगा अंडर द ग्रेविटी। तो अब इन टर्म्स ऑफ फोर्सेस एंड एक्सेलरेशन हमने पूरा एक्सप्लेन करना है फ्री फॉल मोशन का पूरा कॉन्सेप्ट। तो फ्री फॉल मोशन का कॉन्सेप्ट आपको पता है, यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस आएगी, बॉडी का वेट आएगा, उसके टर्म में हमने एक्सप्लेन करना है। तो पॉइंट्स में यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। तो आप इसको स्टार्ट करोगे कि इनिशियली जो होगा, जो वेट होगा टॉय का, वो ग्रेटर होगा एयर रेजिस्टेंस से। इज ग्रेटर देन द एयर रेजिस्टेंस, क्योंकि इनिशियली वो फॉल कर रहा है तो उसकी स्पीड इंक्रीज होगी, और एयर रेजिस्टेंस इनिशियली कम होगी वेट के कंपैरिजन में। और जो वेलोसिटी आप उससे कह लो, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन विल इंक्रीज। तो इनिशियली वो दोनों इंक्रीज करेंगे, और इंक्रीज करने के बाद होगा ये कि जैसे जैसे आपके पास वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो एयर रेजिस्टेंस टाइम टू टाइम इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। एयर रेजिस्टेंस विल आल्सो इंक्रीज with increase in velocity। तो वेलोसिटी इंक्रीज होने के साथ साथ एक्सेलरेशन भी इंक्रीज होगी, ठीक है। और एक्सेलरेशन जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी कुछ टाइम बाद, या हम इसको नेक्स्ट उसमें लिख सकते हैं। अब कुछ टाइम बाद होगा ही कि आहिस्ता आहिस्ता एयर रेजिस्टेंस वेट को बैलेंस करेगी। तो इसका मतलब है कि जो रिजल्टेंट फोर्स एक्ट कर रही है, और आप वेट के रेफरेंस से भी लिख सकते हो और एयर रेजिस्टेंस की भी, अब वो बैलेंस करना शुरू कर देगी। टॉय के वेट को, और एक्सेलरेशन अब डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि वेलोसिटी का चेंज अब शॉर्ट हो जाएगा। एंड एक्सेलरेशन विल डिक्रीज, और जब फाइनली एयर रेजिस्टेंस बैलेंस कर लेगी बॉडी के वेट को, जो एयर रेजिस्टेंस है वो बैलेंस कर लेगी बॉडी के वेट को। और जब वो उसे बैलेंस कर लेगी, तो जो वेलोसिटी होगी आपके पास, वो कांस्टेंट हो जाएगी। या आप ये लिख सकते हो कि टॉय विल रीच इट्स टर्मिनल वेलोसिटी, वो अपनी टर्मिनल वेलोसिटी पे पहुंच जाएगा। तो इस तरह से आपके पास ये सारी फोर्सेस का कॉन्सेप्ट कंप्लीट होगा कि आपके पास जो है बॉडी का वेट और एयर रेजिस्टेंस बैलेंस हो जाएगी, और फाइनली जो है वो बॉडी की टर्मिनल वेलोसिटी अचीव हो जाएगी, और एक्सेलरेशन जो है वो फाइनली इक्वल हो जाएगा जीरो के।
तो ये आपके पास पूरा 5 मार्क का कंप्लीट, आपने इसको एक्सप्लेन करना है सीक्वेंस में इसी तरह से। बाकी इसके लिए रिकॉर्डेड लेक्चर भी है, आप उसमें पूरा देख सकते हो फ्री फॉल मोशन का, कि किस तरह से जो है वो अचीव होता है आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी। उसके बाद सेकंड लास्ट क्वेश्चन है पेपर का। फिगर 8.1 शोज अ वाटर मैनोमीटर, और इसे सील्ड कंटेनर ऑफ गैस के साथ कनेक्ट किया है, टैप इज ओपन, वाटर लेवल चेंजेस, टैप को ओपन किया, वाटर लेवल का चेंज आप देख सकते हो, यहाँ पर डिफरेंट है, यहाँ पर डिफरेंट है। और सबसे पहले प्रेशर को डिफाइन करना है, तो प्रेशर की डेफिनेशन सिंपल है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। ये सिंपल डेफिनेशन हो जाएगी प्रेशर के लिए। और एक्सप्लेन व्हाई द वाटर लेवल आर द सेम ऑन बोथ साइड्स ऑफ मैनोमीटर इन फिगर 8.1। अच्छा, 8.1 में हमने बताने कि दोनों साइड पे वाटर लेवल। ओके, तो हम इसमें डिस्कस कर रहे थे कि आपके पास जो चेंज है यहाँ पर, वो चेंज कैसा होगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब अप्लाई होगा आपके पास दोनों तरफ से, वो दोनों तरफ से बिल्कुल सेम अप्लाई हो रहा है, तो लिक्विड पे आपको पता है पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग इक्वली ट्रांसमिट होता है, तो इसका मतलब है प्रेशर की वैल्यू सेम है। वरना आप ये भी लिख सकते हो कि एक साइड से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई होगा ऊपर की तरफ से, तो वो इक्वली ट्रांसमिट होगा। तो दोनों एंड्स पे प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट होगा। और फिर ये बताना है कि दूसरे में आपके पास वाटर लेवल चेंज क्यों हुआ, व्हेन गैस टैप इज ओपन व्हेन द मैनोमीटर इज कनेक्टेड। अब जब हमने गैस टैप को ओपन किया तो आपके पास लेवल चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ से अब गैस का प्रेशर अप्लाई होगा और यहाँ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई हो रहा था। तो सिंपल सा आपको देखकर भी ये आइडिया हो रहा है कि जो लेफ्ट साइड से प्रेशर है वो ग्रेटर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, इसलिए उसने राइट साइड के लेवल को ऊपर पुश कर दिया और गैस का प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो गया। तो प्रेशर ऑफ द गैस is greater than the atmospheric pressure। तो इस वजह से आपके पास जो है वो चेंज मिल रहा है हमें सेकंड डायग्राम में। और एक्सप्लेन व्हाई द वाटर लेवल स्टॉप्स चेंजिंग एट लेवल शोन इन फिगर 8.2। अब एक लेवल पर वो आकर स्टॉप हो गया, तो अब उसका रीजन आपने बताने कि वहां पर वो क्यों स्टॉप हो गया। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो गैस का प्रेशर है, क्योंकि एक साइड से गैस प्रेशर अप्लाई कर रही है, वो इक्वल हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और कुछ प्रेशर वाटर भी अप्लाई करेगा। तो ये दोनों कंबाइन होकर उसे बैलेंस कर लेंगे, तो इस वजह से आपके पास वो लेवल एक जगह पर आकर स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद है कि वाटर इन द मैनोमीटर हैज डेंसिटी, डेंसिटी की वैल्यू आ गई यहाँ पर आपके पास, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू आ गई, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ आ गई, और प्रेशर इनसाइड द सील्ड कंटेनर। और आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखना है हमने। तो प्रेशर इन लिक्विड के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए,
प्रेशर इन लिक्विड आपके पास इक्वल होता है डेंसिटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और डेप्थ। तो डेप्थ हमें मार्क करनी पड़ेगी। डेप्थ के लिए हमें दोबारा डायग्राम चेक करना होगा। तो डेप्थ के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पर जो इसका लेवल है वो 30 पर है और मैक्सिमम इसका लेवल 70 पर है। तो इसमें जो डेप्थ आ रही है वो ये हमारे पास जो डेप्थ आई है ये हमें मेजर करनी है। ये डेप्थ हमारे पास आ रही है 40 cm की। इसको मीटर्स में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये 0.4 मीटर्स हो जाएगा। तो 0.4 मीटर हमारे पास डेप्थ है। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो डेंसिटी 1000 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 0.4 मीटर की डेप्थ और इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे सिंपल। तो ये आपके पास आ रहा है टोटल 4000। अब ये तो आपके पास प्रेशर आए जो गैस वो वहां पर अप्लाई हो रहा है इसकी लिक्विड की वजह से, क्योंकि ये प्रेशर इन लिक्विड का फॉर्मूला था। तो ये तो लिक्विड पे जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो फाइंड आउट हो गया। और इसको अब आपने जो है वो कंबाइन करना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ। तो इसके साथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी ऐड कर लो आप। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू 1 एक्सपोनेंट 5 गिवन है। इसको कंबाइन करने के बाद जो फाइनल वैल्यू होगी आपके पास वो आपके पास होगी 104 पास्कल्स। तो ये आपके पास इसकी फाइनल वैल्यू हो जाएगी जो हमने कैलकुलेट करनी थी। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स थे तो 104 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। और राइट के 3 वाले जो है वो काउंट सिग्निफिकेंट में नहीं होंगे। तो आपने इसको एक्सपोनेंट वगैरह में नहीं लिखना क्योंकि उन्होंने 3 सिग्निफिकेंट की डिमांड की है। एक्सपोनेंट में लिखोगे आंसर रॉन्ग हो जाएगा। 1 मार्क मतलब उसका डिडक्ट हो जाएगा क्योंकि आपने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया। और उसके बाद नेक्स्ट है कि द टेम्परेचर ऑफ द गैस इनसाइड द सील्ड कंटेनर इंक्रीज। टेम्परेचर इनसाइड हमने इंक्रीज कर दिया यूजिंग आइडियाज अबाउट मॉलिक्यूल्स एक्सप्लेन व्हाई द वाटर लेवल चेंज। अच्छा, टेम्परेचर चेंज होने से होता क्या है कि आपको काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी याद होगी कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। तो अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने का मतलब ये है कि मॉलिक्यूल्स की जो मोशन है वो इंक्रीज हो जाएगी। मॉलिक्यूल्स और ज्यादा फास्ट मूव करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी या मोशन आप लिख सकते हो। सॉरी, गैस की बात हो रही है। वो इंक्रीज हो जाएगी और इंक्रीज होने के बाद मॉलिक्यूल जो है वो मोर फ्रिक्वेंटली जो है वो हिट करना शुरू कर देंगे वॉल्स ऑफ कंटेनर को और वाटर सरफेस को। तो और ज्यादा उसका रेट ऑफ कोलिजन इंक्रीज हो जाएगा। और इसका मतलब ये है कि वो शॉर्ट टाइम में बहुत ज्यादा कोलिजन होने की वजह से आपके पास जो फोर्स होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। तो फोर्स ऑन वाटर
विल इंक्रीज, और जब फोर्स इंक्रीज करते हो तो प्रेशर के फॉर्मूला में फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, तो प्रेशर भी आपके पास इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सी लॉजिक हो गई। और मैनोमीटर इज नॉट सुटेबल फॉर मेजरिंग अ गैस प्रेशर ऑफ 2.5 एक्सपोनेंट 5 पास्कल। अब मैनोमीटर जो है वो हमारे पास कह रहे हैं कि इस रेंज को मेजर करने के लिए सूटेबल नहीं है। अब इसका रीजन बताना है कि क्यों। अब नॉर्मली जो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर था वो 1 एक्सपोनेंट 5 था, और हम जो यहाँ पे प्रेशर की बात कर रहे हैं वो इससे 2 टाइम्स से भी ज्यादा ग्रेटर है। तो इस रीजन की वजह से, क्योंकि प्रेशर आपके पास यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा यहाँ पर, सॉरी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई होगा। तो इसका मतलब ये है कि जब वो अप्लाई ज्यादा होगा तो जो हमने ऊपर डायग्राम देखी है, तो जो कॉलम की डेप्थ है वो भी चेंज होगी। और अब हमारे पास इतनी रेंज नहीं है कि हम उसको कैलकुलेट कर सके, क्योंकि वो लिक्विड यहाँ से बाहर फ्लो होना शुरू हो जाएगा, और फिर हमारे पास जो रीडिंग होगी प्रेशर की वो एक्यूरेट नहीं आ पाएगी यहाँ पे। तो ये रीज़न है आपके पास, जिसकी वजह से ये मैनोमीटर हमारे पास सुटेबल नहीं होगा उसको मेजर करने के लिए। तो जो डिफरेंस होगा हमारे पास यहाँ पर हाइट का, हाइट ऑफ मैनोमीटर, तो वो हमें ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। तो इस वजह से हमारे पास ये सुटेबल नहीं होगा मैनोमीटर उसको मेजर करने के लिए। और फाइनली स्टेट वन चेंज टू दिस मैनोमीटर दैट अलाउज इट टू मेजर अ गैस प्रेशर इन अ नॉर्मल स्कूल लेबोरेटरी। अब एक चेंज हमने बताने कि यहाँ पर हम क्या चेंज कर सकते हैं, कि हम इसी मैनोमीटर को अगर हम स्कूल लेबोरेटरी में मेजर करना चाह रहे हैं इसी को यूज़ करते हुए, तो हमें क्या करना होगा। तो आपको पता है कि यहाँ पर आपके पास प्रेशर में डेंसिटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और डेप्थ, अब ये फैक्टर चेंज नहीं कर सकते, ये चेंज नहीं कर सकते। थर्ड फैक्टर जो डेंसिटी का है, ये हमारे कंट्रोल में से हम चेंज कर सकते हैं। तो हम वाटर की जगह पर कोई और ऐसा लिक्विड यूज कर लें कि जिसकी डेंसिटी ज्यादा हो, क्योंकि डेंसिटी ज्यादा होगी तो प्रेशर वो ज्यादा आपके पास वहां पर बनाएगा। तो प्रेशर की वैल्यू हम इसको अप्रोच कर सकते हैं। तो इसका रीजन ये होगा कि हम यहाँ पर हाई डेंसिटी का लिक्विड यूज कर लें। तो लार्जर डेंसिटी की वजह से हम प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा अचीव कर सकते हैं, और फिर हम इसको यूज़ कर सकते हैं अपनी नॉर्मल लैब में। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है आई थिंक। और लास्ट अब आपके पास जो इसका क्वेश्चन है इस पेपर का, वो न्यूक्लियर से रिलेटेड है। उसमें हमारे पास 7 डिफरेंट न्यूक्लियाइड्स हैं, उनकी अलग अलग हाफ लाइफ गिवन है, उनका रेडिएशन एमिटेड भी मेंशन है कि क्या क्या वो रेडिएशन एमिट कर रहे हैं। और उसके बाद बाकी इसके फैक्टर्स हम देखते हैं।
अब सबसे पहले आइसोटोप को डिफाइन करना है। आइसोटोप की डेफिनेशन सिंपल सी है कि आपको पता है कि उसमें एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई यहाँ तक। ठीक है, तो ये तो हमारे पास हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। और इसके बाद ये है कि पार्ट टू में इक्वेशन गिवन है, और वो फॉस्फोरस का डिके प्रोसेस बता रहा है जो कि बीटा पार्टिकल एमिट कर रहा है। तो एमिट हो रहा है वहां पर बीटा पार्टिकल। और एक्सप्लेन वेदर द इक्वेशन शोज दैट क्यू इज अनदर आइसोटोप ऑफ फॉस्फोरस। क्यू इज नॉट द केमिकल सिंबल ऑफ द एटम। तो क्यू हमारे पास कोई केमिकल सिंबल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। और आपने ये बताना है कि ये जो क्यू है ये आइसोटोप है या नहीं। तो आइसोटोप के लिए अभी हमने ऊपर लिखा कि एटॉमिक मास इसका डिफरेंट होता है, और मास नंबर या हम कह लें डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 15 इनिशियल नंबर ऑफ प्रोटॉन थे, बीटा एमिट हुआ तो वो 16 में कन्वर्ट हुआ, और एटॉमिक मास जो था वो 32 था, अब भी 32 है। तो इसका मतलब है मास नंबर में कोई चेंज नहीं आया। और मास नंबर में चेंज ना आने का मतलब ये है कि आपके पास जो है वो आइसोटोप नहीं है ये, क्योंकि इसमें आपके पास मास नंबर में कोई चेंज नहीं आया। तो इसका मतलब ये है Q is not an isotope because इसका एटॉमिक मास सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। तो इस वजह से ये हमारे पास आइसोटोप की कैटेगरी में नहीं आ सकता। और उसके बाद है वन ऑफ द सोर्स इन टेबल 9.1 इज यूज्ड इन अ मेडिकल प्रोसीजर टू डिटेक्ट अनयूजुअल बोन स्ट्रक्चर। इट इज इंजेक्टेड इनटू अ पेशेंट and the radiation emitted is detected outside the body. State which source in table 9.1 is most suitable for this type of medical use. अब यहाँ पर टेबल 9.1 देखना होगा, और उसमें हमने ये चेक करना है कि किसको हम यूज कर सकते हैं टू डिटेक्ट अनयूजुअल बोन स्ट्रक्चर। इसका मतलब ये कि हमने इसे ह्यूमन बॉडी पे यूज करना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमें माइंड में रखनी है कि उसका जो रिएक्शन है वो बहुत ज्यादा ना हो, या उसकी जो रेडिएशन है वो बहुत ज्यादा हार्मफुल ना हो। वैसे तो हार्मफुल होंगी क्योंकि रेडिएशन है, लेकिन ज़्यादा हार्मफुल ना हो। तो उस टेबल में से हमें ऐसा चूज करना होगा कि जो लेस हार्मफुल हो। तो उसके लिए अगर हम टेबल चेक करते हैं तो टेबल में हमने ये देखना है कि किसकी हाफ लाइफ कम है, क्योंकि जिसकी हाफ लाइफ कम है इसका मतलब वो जल्दी से डिके हो जाए, तो हमें वो यूज़ करना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंगली आप देखो, सबसे कम हाफ लाइफ इस टेक्नीशियम की है, जिसकी हाफ लाइफ यहाँ पे 6 आवर्स है। तो ये सबसे हमारे पास बेस्ट रहेगा among all these to use in the procedure to detect unusual bone structure। तो यहाँ पर हमारे पास ये सबसे बेस्ट मटेरियल रहेगा इस प्रोसेस में यूज करने के लिए। और अब हमने चॉइस बतानी है, तो रीजन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि इसकी हाफ लाइफ शॉर्ट है तो लेस हार्मफुल होगा। हार्मफुल तो होगा लेकिन लेस एज कम्पेयर टू दी अदर, क्योंकि शॉर्ट हाफ लाइफ है, लेस हार्मफुल होगा।
तो ये हमारे पास इसके रीजंस आ गए कि हमने ये सेलेक्ट क्यों किया। और उसके बाद है पार्ट सी, रेडॉन गैस इज वन नेचुरल सोर्स ऑफ बैकग्राउंड रेडिएशन। तो रेडॉन गैस एक हमारे पास बैकग्राउंड रेडिएशन का एक नेचुरल सोर्स है। और कुछ कॉजेज और ऐसे होते हैं जिसकी वजह से बैकग्राउंड रेडिएशन होती है हमारे पास, जैसे कि एक्सरे हो गई। अब हमने एक सोर्स और मेंशन करना है, स्टेट वन अदर नेचुरल सोर्स ऑफ बैकग्राउंड रेडिएशन। तो ये भी आपने थ्योरी में मेंशन है, वरना आप इसके लेक्चर में भी देख सकते हो कि किस तरह से हम इसे यूज कर सकते हैं रेडिएशन और नेचुरल रेडिएशन में। तो इसमें आपके पास जो एक सोर्स मेंशन करना है, उसमें हमने रॉक्स, कॉस्मिक रेज, बिल्डिंग्स, ये सब चीजें की हैं। तो आप इसमें कोई भी एक मेंशन कर सकते हो। आपके पास रॉक्स आ गई, बिल्डिंग आ गई, और कॉस्मिक रे आ गई, क्योंकि सन से भी काफी रेडिएशंस ट्रैवल करती हैं। तो ये सारे हमारे पास इसमें नेचुरल सोर्सेज आ जाएंगे। अच्छा, इसके बाद जो पार्ट टू है, पार्ट टू में ये बताना है स्टेट वन अदर मैन मेड सोर्स ऑफ बैकग्राउंड रेडिएशन। अच्छा, एक और सोर्स हमने मेंशन ये करना है। तो इसमें आपने मेंशन ये करना है कि जो हमने खुद से रेडिएशन बना दी है, नेचुरली वो ऐड हो गई हमारे सराउंडिंग में। तो कोई एक सोर्स हमने यहाँ पर मेंशन करना है, जिस तरह हम न्यूक्लियर प्लांट्स यूज करते हैं। तो न्यूक्लियर प्लांट्स की वजह से रेडिएशंस ऐड हो जाती हैं एटमॉस्फेयर में। न्यूक्लियर वेपन्स बनाते हैं। तो जहाँ जहाँ हमारा न्यूक्लियर का यूज है, उसकी वजह से रेडिएशंस भी ऐड होती जाती है हमारे एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से बैकग्राउंड रेडिएशन, ठीक है, मतलब जो किसी पार्टिकल से एमिट नहीं हो रही, नेचुरली हमारी सराउंडिंग में गिवन है। तो इस वजह से हमारे पास वो नेचुरली ऐड हो जाती हैं। और पार्ट थ्री में बताना है स्टेट वन हार्मफुल इफेक्ट ऑफ बैकग्राउंड रेडिएशन। अब बैकग्राउंड रेडिएशन के बहुत सारे इफेक्ट हैं, आप कोई भी मेंशन कर सकते हो। तो लेट्स सपोज अगर कोई भी मेंशन करना हो, उसमें कैंसर हो गया, डीएनए को इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि न्यूक्लियर जब भी अटैक होता है तो उससे म्यूटेशंस वगैरह फिर वो एजिस तक चलती रहती हैं। तो डीएनए पे सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है नेचुरली, और बाकी सारी जो प्रेजेंट आपके पास होंगी बॉडीज उनको इफेक्ट होगा। और जो फ्यूचर में आपके पास जो भी डीएनए यूज होंगे, उसकी भी म्यूटेशंस में चेंज आ जाएगा, या कॉज म्यूटेशंस। और पार्ट डी है वन फ्यूजन रिएक्शन दैट अकर्स, और उसकी इक्वेशन गिवन है आपके पास यहाँ पर। और पार्ट वन में कंप्लीट द इक्वेशन टू शो द मिसिंग प्रोटॉन एंड न्यूक्लियॉन नंबर्स। पूरी इक्वेशन गिवन है, प्रोडक्ट भी गिवन है, और रिएक्टेंट्स भी। एक्स जो है वो उसके साथ दो ब्लैंक स्पेस है, तो उसको आपने कंप्लीट करना है। तो उसको कंप्लीट करने में आपने ये लिखना है कि रिड्यूस द नेम ऑफ पार्टिकल एक्स। अब पार्टिकल एक्स का नाम लिखना है। तो उसके लिए हमें चेक करना होगा सबसे पहले, यहाँ पर वन था प्रोटॉन, यहाँ भी वन प्रोटॉन थे, तो दो प्रोटॉन यहाँ पर हो गए, और थ्री और टू, तो टोटल फाइव थे, लेकिन यहाँ पर फोर आया। तो इसका मतलब है एक जो न्यूट्रॉन है वो यहाँ से मिसिंग हुआ है। तो टोटल फाइव न्यूट्रॉन थे, लेकिन अब यहाँ पर टोटल फोर न्यूट्रॉन है। इसका मतलब है वो एक न्यूट्रॉन गया है यहाँ पर। और प्रोटॉन नंबर सेम है, तो प्रोटॉन में कोई चेंज नहीं आया। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास पार्टिकल एक्स है, ये न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये आपके पास हो जाएगा न्यूट्रॉन। और पार्ट थ्री में सजेस्ट वेयर दिस फ्यूजन रिएक्शन टेक प्लेस। तो नॉर्मली हमने फ्यूजन की एग्जांपल्स की थी। फ्यूजन में सबसे कॉमन एग्जांपल सन, उसके अलावा स्टार,
तो बेसिक एग्जांपल्स है हमारे पास, फ्यूजन की कोई भी एक आप मेंशन कर सकते हो 1 मार्क के लिए। और इस पेपर का जो फाइनल क्वेश्चन है उसमें कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स एंड बीटा पार्टिकल्स इन टर्म ऑफ देयर एबिलिटी टू पेनिट्रेट थ्रू मटेरियल्स, आयोनाइजिंग इफेक्ट, डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक फील्ड। तो 3 में आपने लिखना है यहाँ पर, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसका आपको आइडिया है कि अगर हम पेनिट्रेशन पावर की लिखें यहाँ पर, तो पेनिट्रेशन पावर में बीटा की पेनिट्रेशन पावर ग्रेटर होती है अल्फा से। तो यहाँ पर आपके पास लिख सकते हैं पेनिट्रेशन पावर इज ग्रेटर देन अल्फा। एक चेंज तो ये आ गया, डिफरेंस आ गया। और आयोनाइजिंग की बात करें तो अल्फा की आपके पास ग्रेटर होती है। तो आयोनाइजिंग पावर अल्फा की ग्रेटर होती है बीटा से। और डिफ्लेक्शन की अगर हम बात करें तो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होते हैं। अल्फा पॉजिटिव है नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट होगा, बीटा नेगेटिव है पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। तो बोथ विल डिफ्लेक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। और दूसरा हमें पता है कि अल्फा क्योंकि मास में ग्रेटर है बीटा से, तो बीटा की डिफ्लेक्शन जो है वो ज्यादा एंगल से होती है अल्फा के कंपैरिजन में। सो बीटा विल डिफ्लेक्ट मोर एज कंपेयर टू अल्फा। ठीक है, तो ये आपके पास तीनों पॉइंट्स कंप्लीट हो गए। तो ये आपके पास जो है वो कंप्लीट हो गया पेपर, मई जून 2022 का फर्स्ट वेरिएंट। तो नेक्स्ट में फिर हम नए ईयर के या इसके सेकंड वेरिएंट के साथ कंटिन्यू करेंगे। ये आपके पास टोटल कंप्लीट हो गया। तो कोई भी कंफ्यूजन हो तो सबके रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंगली सेट किए हुए, तो जिस टॉपिक में कोई कंफ्यूजन हो वहां से चेक कर सकते हो। वरना कोई भी कंफ्यूजन हो आप नीचे कमेंट्स में मेंशन कर दो। वरना नेक्स्ट क्लास में जो है वो आप पूछ लेना जहाँ भी कोई भी कंफ्यूजन हो। तो फिर नेक्स्ट हम उसको नए पेपर के साथ स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।